तो मुझे जो टॉपिक मिला है महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा और उनके संबंध में कानूनी प्रावधान। तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की हिंसा होती है और आप उसके तहत कहां कहां किस किस माध्यम के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा होती है। घरेलू हिंसा सबसे पहले तो शुरू होता है घर से। घरेलू हिंसा हो सकती है, उसके तहत भी मानसिक रूप से हिंसा, आर्थिक रूप से हिंसा, शारीरिक रूप से हिंसा, और एक नई हिंसा भी आई जैसा कि सर अभी साइबर वाले बैठे थे, साइबर हिंसा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से आपके साथ कोई आपको परेशान कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है या आपका पीछा कर सकता है। तो घरेलू हिंसा से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, घर में होने वाली हिंसा या आपके माता पिता के द्वारा भी हो सकती है, भाई बहन के द्वारा भी हो सकती है, और शादी के बाद आपकी ससुराल में भी हो सकती है। तो हिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मारपीट या कोई लठ मार रहा है आपको तो ही हिंसा है। हिंसा मानसिक रूप से भी दी जा सकती है। जैसे कोई आपको बार बार ताने दे रहा है, जैसे शादी के बाद कई बार होता है कि वो लड़की को ससुराल वाले बोलते रहते हैं कि भाई तुम घर से कुछ लेके नहीं आई, तू 1 लाख रुपए और मंगा, एक गाड़ी और मंगाओ, एसी मंगाओ, इस टाइप की हिंसा। उसको मारपीट नहीं करना, लेकिन मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर किया जा रहा है। आर्थिक हिंसा में खर्चे के लिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की अगर चीजें होती हैं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आप सीधे कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो आप महिलाओं को बताएं, या आपके साथ हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके तहत आप सीधा कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। फिर यदि आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते या आपको लगता है कि मुझे थाने में भी नहीं जाना है या कोर्ट में नहीं जाना है, मुझे घर बैठकर ही शिकायत करना है, कंप्लेन करना है, तो उसके लिए एक महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, 1090-1090। उस पर आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत रजिस्टर की जाएगी और आपसे अधिकारी द्वारा संपर्क किया जाएगा और यथासंभव आपकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। दूसरा, फिर अगर यदि शादी के बाद शादी हो जाती है महिला की या बच्ची की, वो अपने ससुराल में जाती है, तो उसके साथ कोई मारपीट होती है, दहेज को लेकर मांग होती है, या किसी भी प्रकार से उसको परेशान किया जाता है, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तो उसके लिए आप 1090 पर भी फोन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप थाने में शिकायत करना चाहते हैं तो थाने में भी आप उसकी FIR करा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, पहले 498 एक धारा थी, 498A, अब उसकी जगह 8585 BNS हो गई है। उसमें क्या होता है, पति या पति के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा किसी भी पत्नी को या किसी महिला को परेशान किया जाता है तो उसके तहत आप उनकी FIR करा सकते हैं। अब इसमें एक अच्छा प्रावधान मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। कई बार क्या होता है कि ससुराल में लड़की के साथ मारपीट हुई या दहेज की मांग की गई तो वो अपने मायके जाती है। मायके आने के बाद उसको लगता है या उसके घर वालों को लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, इसकी FIR की जाए, तो क्या फिर आपको दोबारा उसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ ससुराल है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ लड़की का मायका है वहाँ जो भी थाना लगता होगा वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी FIR करा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए छूट है, एक कानूनी प्रावधान है। आपको वापस से ससुराल में नहीं जाना होंगी, उसके लिए आपको बार बार वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा ससुराल में, बल्कि आपके पति को या ससुराल वालों को जो भी उसमें आरोपी हैं उनको बयान देने के लिए या हर पेशी पर जहाँ लड़की का मायका है वहाँ उनको आना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी या लड़की की परेशानी कम हो जाएगी। जो आरोपी है परेशानी उनको ही होना चाहिए तो उनको ही होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे अब FIR हो गई, किसी से समझ लेते हैं अपन, अब लड़की मायके में आ गई, तलाक तो हुआ नहीं है तो पत्नी वो उसकी, ठीक है। अब अगर मान लो लंबे समय तक रहती है तो सामंजस्य नहीं बैठता है, तो फिर क्या होगा कि लंबे समय तक खर्चा कैसे चलेगा लड़की का, तो उसके अगर बच्चे भी हैं तो और ज्यादा खर्चा होगा। बात मत करो भाई, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है मेंटेनेंस का। आप मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, यदि आप अपने पति से दूर रह रही हैं तो उसमें कोर्ट के द्वारा एक निर्धारित राशि डिसाइड की जाएगी और वो राशि, वो पैसा हर महीने आपको प्राप्त होगा आपके पति से। यदि बच्चे हैं तो और अधिक मिलता है, उसी के हिसाब से आपको मेंटेनेंस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पति ने आपको छोड़ दिया, घर से भगा दिया तो अब आपका कोई अधिकार नहीं रह गया या आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। आप कानूनी रूप से अपना मेंटेनेंस उससे ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो ये चीजें हो गई। दूसरा क्या है कि आजकल साइबर के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याएं, साइबर अपराध जो होते हैं महिलाओं के साथ ही बहुत अधिक अपराध हो रहे हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है। जैसे IT एक्ट आपने सुना होगा,
IT एक्ट में अलग अलग धाराएं हैं। यदि कोई आपको सोशल मीडिया पर परेशान करता है तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए जो हमारी BNS है। उसके साथ साथ IT एक्ट की भी धाराएं हैं। आपको कोई परेशान करता है, गलत मैसेज करता है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार पता नहीं किसकी ID होगी। आप उसकी शिकायत कीजिए। इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सके। यदि आपको कोई फेसबुक के माध्यम से परेशान करता है तो आप ये मत सोचो कि फर्जी ID होगी। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, इस पर कोई कुछ भी करता है तो वो बच नहीं सकता। कई बार हम भी सोचते हैं किसी को मैसेज कर देंगे और उसको डिलीट कर देते हैं। इंटरनेट पर अगर आप एक डॉट भी लिखते हैं, बिंदु भी लिखते हैं, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया था। आप अपने मोबाइल में से डिलीट कर सकते हैं उसको, लेकिन जो आपने इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर गए तो उसकी बहुत सारी चीजें रहती हैं। डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, IP एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आप बचेंगे नहीं। इसी प्रकार मैंने जैसे बता दिया कि घरेलू हिंसा वाली बात हो गई, ये हो गई। और सोशल मीडिया में आप बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अनजान लोगों से ना जुड़ें। महिलाओं को विशेषकर अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइबर की जो दुनिया है हमको नहीं पता कि उस तरफ कौन बैठा है। कोई किसी की भी ID बना सकता है, किसी के नाम से भी बना सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको कि माता सीता का हरण रावण ने किया था, लेकिन यदि वो रावण अपने खुद के रूप में आता तो क्या हरण कर पाता? वो आया था किसके रूप में? एक साधु के रूप में। तो माता जी ने विश्वास कर लिया। ऐसे ही सोशल मीडिया पे कई रावण बैठे हुए हैं। आज के रावण सोशल मीडिया बैठे हुए हैं और आपके पास वो साधु बनकर या अच्छा आदमी बनकर दिखाई देंगे और आप उनकी बातों में आ जाएं। मैं ये नहीं बोलता कि सोशल मीडिया नहीं चलाइए, आज का जमाना है, सब चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है। अपने को किसी से चीजें शेयर नहीं करना है, उतनी चीजें ही शेयर करना है जितनी की आवश्यक है। आपको कहीं लगता है कि ये अपनी पर्सनल चीजें मांग रहा है तो देने से मना कर देना है। 1090 का आप अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। 1090 में कई बार क्या होता है कि आपको वहां से अधिकारी नियुक्त भी कर दिया जाता है कि वो आप घर पर आकर सारी चीजें सुनेगा। आप कभी भी मौका लगे, हमारे यहाँ भी कॉल आते हैं, 1090 भोपाल फोन लगता है, उसके बाद लोकल में उसका कॉल ट्रांसफर होता है और पुलिस आपसे संपर्क कर सकती है। उसके अलावा भी आपको जैसे 100 नंबर हमें चलती थी पहले, अब 112 हो गया है। 112 के माध्यम से भी आप उसको फोन लगा सकते हैं और पुलिस आपके घर पर आएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज होती है कि किसी चीज को इग्नोर कर देना या उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपके साथ कोई अपराध होता है, ठीक है, आपके साथ कोई अपराध होता है और आप उसकी शिकायत नहीं करते हैं तो वो फिर अपराध आपके साथ दोहराया जाएगा। सामने वालों को ये लगता है कि भाई इसको मैंने कोई कमेंट किया था, या एक बार इसमें चांटा मारा था, या एक बार इससे दहेज मांगा था, या इसको एक बार कुछ भी कहा था, इसने कुछ नहीं कहा, और उसको ये लगता है कि इसको मेरी इस चीज से कोई समस्या नहीं है, फिर वो आदमी अगली बार ट्राई करता है। तो जब पहली बार ही आपके साथ अपराध होता है या कोई हिंसा होती है, आप उसकी शिकायत कीजिए। आप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, पुलिस के माध्यम से कर सकते हैं, या कोर्ट के माध्यम से करते हैं। कई बार महिलाओं को ये लगता है कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, वकील को पैसे कौन देगा। तो कानूनी रूप से प्रावधान है कि महिलाओं के लिए यदि आपके पास वकील को पैसे देने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार निःशुल्क वकील आपको उपलब्ध कराता है विधिक सहायता से। इस बात की चिंता भी नहीं करना है कि वकील को पैसे कौन देगा, ठीक है। इस बात की चिंता भी नहीं करना कि ससुराल में जाकर रिपोर्ट कौन करेगा, मायके में आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फोन से शिकायत करना तो उसका नंबर ही मैंने बता दिया है। दूसरी बात, आप अच्छे से रहिए। पहली बात तो कोशिश कीजिए कि ऐसा मौका ही ना लगे, सामंजस्य सारी चीजें चलती रहे। कई बार क्या है कि हम कानूनों का गलत उपयोग भी कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ये पारिवारिक बातें हैं। तो पहले प्रयास किया जाए कि यदि घर में कोई अनबन होती है तो उसको परिवार में बैठकर ही निपटाया जाए। यदि बात अगर बढ़ती है तो महिलाओं के लिए बहुत अधिक कानून है, जितने लड़के बैठे हैं वो भी सुन लें, लड़कियां जो बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए तो बता ही रहा हूँ, लड़के जरूर ध्यान से सुन लें। जो जितने कानून महिलाओं के लिए हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी खैर नहीं है ना। तो आप अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, गाँव में समझाएं कि भाई महिला अगर जब तक एडजस्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो जितने कानून महिलाओं के लिए हैं वो किसी के लिए नहीं है ना। और इस संबंध में किसी का कोई डाउट हो तो पूछना हो तो बताओ। 1 महीना पहले जो फैसला आया था, कोई महिला अपनी अगर मर्जी से रहे, कहाँ रहे, मायके में, हाँ, तो उसको कोई खर्चा देने की कोर्ट का आदेश है कि खर्चा देने की जरूरत नहीं। मर्जी से घर पर रहे तभी माना जाएगा ना, अगर उसने कोर्ट में आवेदन नहीं लगाया होगा। पैसे अपने आप नहीं देना आपको,
पैसे आप कब दोगे? हाँ सुनो, लगा दिया बाद में रहने के बाद। नहीं भाई, अगर उसने अपनी मर्जी से रह रही होती, उसको कोई समस्या नहीं होती, तो मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए कोर्ट में जाती ही नहीं। तो कोर्ट यही मानेगा कि अपनी मर्जी से नहीं रह रही है। यदि बाद में आपको सेटलमेंट हो गया कि अब मर्जी से रह रही है, तो आप कोर्ट में एक आवेदन लगवा दीजिए कि भाई मेरा विवाद हो गया था, अब मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, मैं मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती हूँ, तो नहीं देना पड़ेगा। वरना कोर्ट को भगवान थोड़ी है कि अपने आप उसको मालूम चल जाएगा। कोर्ट में आवेदन फाइल किया है, उस पर तो कार्रवाई होगी। और कोई? जैसे कि सर कोई महिला है और वो गवर्नमेंट जॉब करती है और उसका हस्बैंड है वो खींचो फोटो अभी तो भरण पोषण का आवेदन वो लगा सकती है, लेकिन जैसे ही आप अगर, हाँ मैं समझ गया, लेकिन यदि आप कोर्ट में शो कर दोगे कि वो पति उसका बेरोजगार है, पत्नी उसमें सरकारी नौकरी में है, तो फिर उसको पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा उसको। कई ऐसे फैसले अभी आए हैं। कौन बताएगा? 1090 जिसने याद रखा, अच्छी बात है। ये हेल्पलाइन नंबर तो हमेशा याद रहना चाहिए। कब देखो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कब किसको क्या समस्या आ जाए, है ना। सारे नंबर 108, 112, सर ने बताया था 1930, ये सारे हेल्पलाइन जमानी याद रहना चाहिए। और भी सैकड़ों हेल्पलाइन नंबर जो हमारे काम की हैं, वो हमको हमेशा याद रहनी चाहिए कि कब क्या जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो टाइम बचा तो एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं, महिलाओं से बच्चों से संबंधित ही है। यौन हिंसा जिसको बोलते हैं, मैंने नाम लिया नहीं था उसका भी। यौन हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? किसी के साथ छेड़छाड़ करना, बलात्कार करना, या पीछा करना, या स्टॉकिंग करना। इसके लिए एक अलग से अधिनियम भी बना है, पॉक्सो एक्ट। सुना होगा ना पॉक्सो एक्ट। अधिकतर आप लोग गांव के लोग हो तो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। और ये वाला अपराध पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें आरोपी और पीड़िता हमेशा अधिकतर गांव के होते हैं। तो एक बात आप ध्यान रख लो कि गांव से बच्चियां चली जाती हैं, सबको पता होगा, सभी के गांव से अधिकतर गई होंगी, पुलिस ढूंढ के लाती है। फिर वो लड़की हमारे पास आती है, वो बहस करती है कि सर मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, ये गई थी। तो ये सब आप गांव में जाके समझा दें, सभी को समझाएं, बैठते हैं सब शाम को लोगों को, कि जो लड़की 18 साल से छोटी होती है, यानी कि नाबालिग होती है, तो उसकी मर्जी नहीं चलती। ठीक है, उसकी मर्जी नहीं चलती। 18 साल से छोटी अगर बच्ची है तो वो कुछ भी, मतलब यदि वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ या किसी के साथ रहना चाहती हूँ, तो ये मर्जी उसकी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वो नाबालिग है। उसके माता पिता जैसे बयान देंगे उसी हिसाब से केस होगा। तो केस होगा तो क्या होगा? लड़का जेल जाएगा। तो लड़कों को भी समझाना है और लड़कियों को भी समझाना है, घर परिवार में भी समझाना है, हेल्दी माहौल रखना है कि भाई 18 साल से कम की बच्ची को किसी के साथ जाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो चली जाती है और लड़की आकर बयान भी देती है कि मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, मर्जी से इसके साथ रही थी, तो भी उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ FIR होगी। और फिर यदि ये भी बोल देती है कि मैंने इसके साथ मर्जी से संबंध बनाए हैं, तो और बड़ी धारा 376 जो होती थी पहले IPC की, वो लगेगी। तो फिर जमानत भी नहीं होती है और उसमें सीधे सीधे 20 साल की सजा होती है। ये तो मर्जी वाली बात हो गई। दूसरा, यदि कोई नाबालिग बच्ची है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है या कोई अन्य अपराध करता है, तो वो बेझिझक रिपोर्ट करें। कई लोगों को ये लगता है कि बदनामी हो जाएगी, पेपरबाजी हो जाएगी। तो आपने कभी भी आज तक किसी भी पेपर में न्यूज पढ़ी होगी तो जो लड़की के साथ अपराध हुआ है उसका कभी नाम नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा ना? तो कभी भी ये कानूनी प्रावधान है कि पीड़िता, उसको पीड़िता शब्द बोलते हैं, जो लड़की होती है, पीड़िता का नाम हम कभी उजागर नहीं करते हैं, ना तो किसी पत्रकार को बताते हैं, ना किसी वीडियो में बोलते हैं, ना किसी पेपर में छपता है।